हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे खगोलीय पिंडों के बारे में। क्या होते हैं खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो जरा सोचिए खगोलीय पिंड क्या होंगे। वह पिंड या वे वस्तु जो अंतरिक्ष में होते हैं, वे वस्तु जो अंतरिक्ष में होते हैं, ये सारे क्या अंतरिक्ष है, पृथ्वी से बाहर, या पृथ्वी भी किस में, अंतरिक्ष में ही तो है ना। वे वस्तुएं जो अंतरिक्ष में होते हैं और जिसमें अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है, वे वस्तुएं जो अंतरिक्ष में होते हैं, स्पेस में होते हैं और जिसमें अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से पिंड हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो तारा है, तारा तारा क्या है? खगोलीय पिंड। ये स्पेस में है, अंतरिक्ष में है और इसमें क्या होता है? अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है। तो तारा क्या है? खगोलीय पिंड है। इसके अलावा ये जो सूर्य है, सूर्य भी तो एक तारा है, वो भी खगोलीय पिंड है। सूर्य एक तारा है, खगोलीय पिंड है। अब इस तारा के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, है ना, तारा के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे सूर्य के कितने ग्रह हैं भाई? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। ये जो आठों के आठों ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और ये सब क्या हैं? ये सब खगोलीय पिंड हैं। सब में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अच्छा, इस ग्रह के चारों तरफ जो घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और इसके चारों ओर जो घूमता है, कौन घूमता है इसके चारों ओर? मून, चांद घूमता है। तो चांद क्या है? चांद एक उपग्रह है और उपग्रह भी क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। ये जो आपको एक पिंड दिख रहा है ना, ये है धूमकेतु। और धूमकेतु जो होते हैं बर्फ और धूल के कणों से मिलकर बने होते हैं, ये धूमकेतु है और ये भी क्या है? खगोलीय पिंड। इसके बाद आपको मंगल और शनि के बीच में कुछ पत्थर के टुकड़े दिख रहे होंगे। ये जो पत्थर के टुकड़े हैं इन्हें क्या कहा जाता है? उल्का। ये उल्काएं हैं और एस्ट्रॉइड इन्हें कहते हैं। ये पत्थर के टुकड़ों में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है और ये क्या करते हैं ना, सूर्य के चारों ओर ये घूमते हैं। जिस तरह ग्रह कैसे घूम रहे हैं उसी तरह करके ये भी पत्थर के टुकड़े, एस्ट्रॉइड, उल्काएं जो भी कहिए, वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। तो ये भी क्या कहलाएंगे? आकाश से पिंड। उल्काएं भी आकाश से पिंड होते हैं। उल्काओं के बाद नेबुला। नेबुला क्या होता है? गैस और धूल कणों का बादल होता है नेबुला। ये नेबुला क्या है? आकाश से पिंड। ब्लैक होल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में डिटेल से। ब्लैक होल भी क्या है? आकाश से पिंड है या फिर खगोलीय पिंड कहिए इसको, है ना, सेलेस्टियल बॉडी कहिए। ये सारे के सारे हमारे सेलेस्टियल बॉडी हैं। इसी सेलेस्टियल बॉडी में हम लोग एक के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे और वो है तारा। तो तारा के बारे में जानते हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा है। अगर हम सूर्य के बारे में जानेंगे तो वो तारा के बारे में जानना हुआ। तो सूर्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो कि तारा हैं। ये जो सूर्य बने हैं ये किससे बने हैं? इनमें बेसिकली हाइड्रोजन गैस है जो कि किस में बदल रहे हैं? हाइड्रोजन हीलियम में। यानी सूर्य हाइड्रोजन गैस से बना है जो कि हीलियम में बदल रहा है और इसमें धूल के कण भी हैं। यानी कि जो सूर्य बने हैं वो गैस और धूल के कणों से बने हैं। ये जो तारे हैं वो गैस और धूल के कणों से बने हैं और गैस के रूप में इसमें क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम में। अच्छा, इसमें जो गैस और धूल के कण हैं ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ना एक दूसरे के पास आते हैं। तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं और धूल के कण हैं ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं। एक दूसरे के पास आना का मतलब कहलाता है संकुचन। यानी इसमें क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? संकुचन। अब कैसा संकुचन? जो हमारे तारा हैं, तारा में जो हाइड्रोजन है, हीलियम है और जो धूल कण हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है?
संकुचन। अच्छा, या फिर ऐसे कहिए कि इस तारा में जो कण है, इस तारा के जो कण हैं वो कण एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। जब संकुचन होता है तब क्या होता है, जब संकुचन होता है तब क्या होता है, तब ये जो कण हैं एक दूसरे के पास आते हैं, और जब एक दूसरे के पास आते हैं तब इनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि जितने भी गैस धूल के कण एक दूसरे के पास आते हैं तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, ताप मुक्त होता है। गतिज ऊर्जा के कारण क्या मुक्त होता है, ताप। तो आप सबसे पहले यह समझिए कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। जैसे मानो कि आप दौड़ोगे, यहां से 1 किलोमीटर तक दौड़ जाओ। अगर 1 किलोमीटर तक दौड़ोगे तो क्या होगा, आपका शरीर गति किया कि नहीं किया, बहुत ही ज्यादा गति किया। और जब शरीर गति करता है तब हमारे शरीर में एक गर्मी उत्पन्न होती है, ताप उत्पन्न हो रहा है, पसीना पसीना पूरा हो जाते हैं पूरा गर्मी के कारण। तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारा शरीर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। तो दौड़ रहे हैं तो कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किस रूप में दिख रही है, ताप के रूप में। ताप के रूप में हमारा शरीर क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। तो वही सोचिए कि जो तारा है, ये तारा में जो कण होंगे, इसके जो भी कण हैं जब एक दूसरे के पास आते होंगे तो कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और कणों के पास आने से क्या हो रहा है, कणों के पास आने से ये गर्म हो रहे हैं। ये कण क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, है ना। तो इसके कण कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो तापमान की वृद्धि के कारण क्या होता है, इसके जो हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के पास आके मिल जाते हैं। इसे समझिएगा, क्या हो रहा था, जो तारा थे, तारा में जो कण थे वो एक दूसरे के पास आ रहे थे, संकुचन हो रहा था। क्यों संकुचन हो रहा था, क्योंकि इसमें कौन सा शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से इसके जो कण है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और जब कण एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के वजह से क्या हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है, ताप में वृद्धि। और जब ताप में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो परमाणु क्या होंगे, एक दूसरे के पास आके मिल जाएंगे। तो ताप उत्पन्न के होने के कारण हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे के पास आके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, हीलियम बनेगा। क्या बनेगा, हीलियम। और जब हीलियम बनेगा तो इसमें और ज्यादा गर्मी उत्पन्न होगा, और ज्यादा ताप उत्पन्न होगा। ये जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहे हैं ना, इसे पता है क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। इसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब मिलना, नाभिकीय मतलब केंद्र में। तो जितने भी हाइड्रोजन है वो केंद्र में जाके एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन के परमाणु क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और मिल के किस में बदल रहे हैं, हीलियम में बदल रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा चमकदार और गर्म दिख रही है। तो अब पता चल रहा है कि जो तारे होते हैं वो क्यों गर्म है, सूर्य क्यों गर्म है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, गर्म है। और उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, प्रकाश मिलती है। उसकी वजह से ही हमारे धरती पर क्या है, लाइफ है। बिना सूर्य का लाइफ का कल्पना करना ही मुश्किल है। तो बिना तारा का लाइफ हो ही नहीं सकता। ये जो हम लोग तारा के वजह से लाइफ देख रहे हैं, इस तारा का लाइफ कितना है, हमारा सूर्य का लाइफ कितना है। हमारा सूर्य का लाइफ 10 अरब वर्ष है। 10 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष बीत गया और बचा 5 अरब वर्ष। इस 5 अरब वर्ष के बाद सूर्य खत्म हो जाएंगे। अब सूर्य के खत्म होने से पहले जितने भी उसके ग्रह हैं वो सबसे पहले खत्म होगा। सूर्य के खत्म होने से पहले उसके ग्रह खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो एक तारा का जीवन काल अगर देखा जाए, तारा का जीवन काल देखा जाए तो उसके कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेज कहलाता है वो प्रोटो स्टार स्टेज कहलाता है। इस चरण में क्या होते हैं, तारा का निर्माण होता है। जैसे
ये जो आपको दिख रहे होंगे इसमें क्या है, ये प्रोटो स्टार है। प्रोटो स्टार मतलब जब तारा बन रहा था, तारा कैसे बन रहा था, तारा गैस और धूलकण के आपस में मिलने से बन रहा था। तो जब गैस और धूलकण एक दूसरे के पास आके मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, तारा का निर्माण होता है। और इस तारा को क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार के बाद जब तारा बन गया गैस और धूलकण के मिलने से, उसके बाद इसके जीवन का दूसरा चरण आता है और इसके जीवन का दूसरा चरण कहलाता है मेन सीक्वेंस स्टेज। क्या होता है मेन सीक्वेंस स्टेज, मुख्य अनुक्रम चरण इसे कहते हैं। इस चरण में क्या होता है कि ये जो तारा है, ये जो तारा बना है गैस और धूलकण के मिलने से, इस तारा में हाइड्रोजन किस में बदलते हैं, हीलियम में। तो हाइड्रोजन हीलियम में कब बदलते हैं, कौन से स्टेज में बदलते हैं, मेन सीक्वेंस स्टेज में, दूसरा चरण में बदलते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं। जिसकी वजह से इसमें क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ताप उत्पन्न होता है और वही ताप ग्रहों को मिलता है। तो मेन सीक्वेंस स्टेज जो होता है वो तारा के जीवन काल का सबसे लंबा चरण कहलाता है। तारा के जीवन काल का सबसे लंबा चरण जो है मेन सीक्वेंस स्टेज कहलाता है। और इस मेन सीक्वेंस स्टेज में क्या होते हैं, जो तारा होते हैं उसका हाइड्रोजन किस में बदलता है, हीलियम में बदलता है। और ये सबसे लंबा जीवन काल है इसका, मेन सीक्वेंस स्टेज। अब जरा सोचो कि जो तारा है उसका हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया, भाई जितना का जितना हाइड्रोजन था सब हीलियम में बदल गया, सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब सिर्फ हीलियम बचा। क्या उस हीलियम से अब इसमें ऊर्जा बनेगी, तो जवाब है भाई कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। अब होता क्या है, हमारा तीसरा स्टेज, और तीसरा स्टेज खतरनाक स्टेज है। तीसरा स्टेज इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं रेड जाइंट स्टेज। हिंदी में इसे कहा जाता है लाल दानव चरण। लाल दानव चरण में क्या होते हैं, ये जो तारा था उसमें हाइड्रोजन सब का सब किस में बदल गया, हीलियम में। अब ये तारा में बचा है हीलियम। अब जो हीलियम है वो हीलियम पता है किस में बदलता है, हीलियम अब कार्बन में बदलता है। हीलियम अब कार्बन में बदलता है। और जब हीलियम कार्बन में बदलता है तब ये और धीरे धीरे ज्यादा क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न होता है, ये बड़े हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका गर्मी इतना ज्यादा होता है कि अगल बगल के जो ग्रह होंगे, अगल बगल के जितने भी ग्रह होंगे, सारा का सारा ग्रह इसकी चपेट में आ जाएगा। और ये लाल दानव है एकदम खा जाएगा सबको, है कि नहीं। तो लाल दानव में क्या होते हैं, जिस सूर्य में सिर्फ हीलियम बचा था वो हीलियम कार्बन में बदलता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होता है। और इतना ज्यादा गर्मी उत्पन्न होता है कि उस गर्मी के वजह से जो ग्रह है, इसके चारों तरफ का जो ग्रह है वो ग्रह क्या हो जाएगा, उसकी चपेट में आ जाएगा और सारा का सारा ग्रह का जीवन काल खत्म। यानी हमारी पृथ्वी का जीवन काल कब खत्म होगा, जब हमारा सूर्य रेड जाइंट बन जाएगा। ये जीवन देने वाला सूर्य जब दानव बन जाएगा तब हमारे पृथ्वी का जीवन काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रेड जाइंट के बाद का जो स्टेज है वो कहलाता है, दिखने में कैसा लग रहा, श्वेत लग रहा, व्हाइट लग रहा, इसे हम लोग कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टेज। व्हाइट ड्वार्फ स्टेज। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ईंधन है, इसका ईंधन, वो सारा का सारा ईंधन क्या खत्म हो चुका है। और जो भी बचा खुचा भी ईंधन होगा, बचा खुचा भी कुछ ऊर्जा मुक्त करने वाली चीजें होंगी, वो भी इसमें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। श्वेत वामन चरण कहते हैं हिंदी में से, व्हाइट ड्वार्फ स्टेज। जब एक तारा अपने जीवन के अंतिम काल में पहुंच जाता है, अंतिम चरण में पहुंच जाता है, तो उसके केंद्र में जितने भी ईंधन होते हैं वो सारे के सारे अपने ईंधन को क्या कर देता है, जला देता है, खत्म कर देता है।
तो इसमें जितने भी ईंधन होंगे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। रेड जाइंट में क्या हो रहा था, हीलियम कार्बन में बदल रहा था। हल्का फुल्का भी इसमें ईंधन होगा तो श्वेत वामन में सारा ईंधन खत्म, जला उला के सब खत्म कर दिया। और श्वेत वामन में ये जो तारे हैं ये बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे, आकार में छोटे हो जाएंगे, लेकिन इसका घनत्व तो बढ़ जाएगा, इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। ये बड़े से आकार में छोटे तो हो जाएंगे और इसका डेंसिटी क्या होगा, घनत्व तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई घन मीटर में किसी वस्तु का वजन जो होता है वो क्या कहलाता है, घनत्व, है ना। तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी, इसका वजन क्या हो जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा, इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हल्का गर्म होंगे, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, इसमें हल्का हल्का गर्मी बचेगी। इसके बाद का स्टेज एकदम लास्ट स्टेज है, और वो है ब्लैक ड्वार्फ स्टेज, काला वामन चरण। ये क्या होता है ब्लैक ड्वार्फ स्टेज, वो जो श्वेत ड्वार्फ स्टेज थे ना, उसमें जो भी ईंधन था बचा खुचा वो जल के खत्म हो रहा था, इसमें कुछ नहीं बचेगा। जब सूर्य का सारा ईंधन एकदम ठंडा हो जाएगा तब वो ब्लैक हो जाएंगे और वो क्या कहलाएंगे, ब्लैक ड्वार्फ स्टेज। और ये सूर्य का एकदम अंतिम चरण है, इसके बाद हमारा सूर्य खत्म। ठीक है, तो ये रहा हमारा आकाश से पिंड के बारे में। इसके बाद हम लोग और भी कुछ अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे।